आज के प्राइम डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और आज बड़ा ऐलान हुआ है। आज बड़ा ऐलान हुआ है 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का, राजस्थान की चुनावों की तारीखों का। और वो तारीख राजस्थान की अगर बात की जाए मतदान को लेकर 23 नवंबर को राजस्थान में वोट डलने वाले हैं। बिल्कुल, और 3 दिसंबर को चुनाव की मतगणना होगी। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। 41 नामों की पहली लिस्ट में कई नामों ने चौंका दिया और इस पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी ने किया है। और बीजेपी की इस लिस्ट में 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया, 6 लोकसभा के सांसद, 1 राज्यसभा के सांसद। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें महत्वपूर्ण नाम नरेंद्र कुमार, राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी और देवजी पटेल शामिल हैं। तो कई सीटों पर चेहरे बदल गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 29 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं। और इसी सूची में जयपुर के झोटवाड़ा से राज्यसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह, आपको बता दें कि लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो विद्याधर नगर से राजसमंद से लोकसभा की सांसद दिया कुमारी को टिकट पार्टी ने दिया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के पहली इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। तो बड़ी कवरेज लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर चुनाव के नतीजों तक, सरकार बनने तक जारी रहेगी। बड़े स्टूडियो के साथ, हम एंकर्स के साथ, हमारे रिपोर्टर्स की टीम के साथ, हमारे तमाम न्यूज रूम के डेस्क के साथ और एआई एंकर भी यहां पर, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इंतजाम है ताकि सटीक खबरें, सटीक नतीजे और सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर एक बड़ी डिबेट की शुरुआत करेंगे। बच गई चुनाव की रणभेरी। where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan and date of counting for everyone being 3rd of December. 23 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर आएंगे नतीजे। इकतालीस उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे 7 सांसद। अगर मैदान में उतरना है तो जीत जान लगा के उतरना है। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, हम खेलने के लिए नहीं आए। जो शीर्ष नेतृत्व जिस आशा के साथ मुझे मेरे पर भरोसा किया है, मैं उससे खरा उतरूंगा। बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। कब जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट? बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस का इंतजार बाकी। सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत न्यूज 18 राजस्थान पर करेंगे, अलग अलग मेहमानों के साथ। और सबसे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं, शुरुआत उनसे करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। रविंद्र, हमारे साथ सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जुड़ रहे हैं और उनका सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। 41 नामों की पहली लिस्ट और जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका ऐलान कर लेते हैं। राज्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहली प्रतिक्रिया, आपको झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, एक भरोसा जताया है, सांसद के बाद में विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर एक भरोसा, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता का जो विश्वास है, उस कारण से मुझे यह अवसर मिला है। और मोदी जी के साथ रहते हुए सांसद के रूप में 2 बार कार्यकाल करने का मुझे अवसर मिला और वहां से उनसे बहुत अनेकों चीजें सीखने को मिली। उनमें उनको जो मुझ में विश्वास है, जो हमारे बाकी सांसदों में विश्वास है और जो हमें उनसे प्रधानमंत्री जी से जो सीखने को मिला, आज वो हम नीचे जमीन तक काम कर पाएंगे, एक विधानसभा पे काम कर पाएंगे, बहुत फोकस्ड रूप से काम कर पाएंगे।
और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अमृत काल का सपना है, विजन है कि 2047 तक जब 100 साल पूरे होंगे तो हम विकासशील नहीं बल्कि विकसित राष्ट्रों में से एक गिने जाएंगे, उसमें राजस्थान की पूरी भागीदारी रहे, ऐसा हमारा संकल्प रहेगा। राठौर साहब, बीजेपी अपने सरप्राइजिंग और चौंकाने वाले ऐलानों के लिए, घोषणाओं के लिए जानी जाती है और राजनीति के आधुनिक चाणक्य के तौर पर अमित शाह जी को कहा जाता है। ये कौन सी राजनीति और ये कौन सा फॉर्मूला है कि मध्य प्रदेश में भी सांसद को चुनाव लड़ाया जा रहा है विधायक का, और यहां जयपुर में भी उसी तर्ज पर, उसी फॉर्मूले के हिसाब से ये जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी गई है? क्या लग रहा है इसके पीछे? वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी तो बिल्कुल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे रविंद्र, और जवाब दे रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़ जी, सुनते हैं। और एक नई स्ट्रैटेजी रहती है, हर जगह एक नई स्ट्रैटेजी रहती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये स्ट्रैटेजी है, बहुत उनकी दूरगामी सोच है और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश का, एक उत्साह का एक माहौल बन गया है जब सांसद और मंत्री को उतारा जा रहा है। और हम तो सीधे संकल्प है कि हम इस जंग में, इस चुनावी युद्ध में उतरे हैं तो हम जीतने के लिए उतरे हैं, जनता की सेवा के लिए उतरे हैं, जिस तरह का कुशासन हो रखा है उसको खत्म करने के लिए उतरे हैं। तो इस संकल्प के साथ तो फिर बड़े से बड़ा योद्धा भी, उसके लिए गर्व की बात होती है चुनावी मैदान में उतरना। और आप ऐसे योद्धा हैं राज्यवर्धन राठौर जी, जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं, आप पूर्व सेना अधिकारी रहे हैं, ओलंपिक पदक विजेता आप रहे हैं, सांसद आप रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आप रहे हैं, मौजूदा में आप सांसद हैं, विधायक आप चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप राजस्थान से इतर तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को मुखरता के साथ पार्टी के पक्ष को रखते रहे हैं और आप एक ऐसे नेता हैं, जब राजस्थान के मुद्दे होते हैं तो न सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग करते हैं बल्कि संबंधित जगहों पर जाकर मुलाकात भी करते हैं, उन मुद्दों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो कितना आसान या मुश्किल आपके लिए रहने वाला है चुनाव यहां के लिए, झोटवाड़ा का? जी राज्यवर्धन जी, आपका रुख वापस से हम आप फिर से करेंगे, लेकिन इस वक्त ये इस तरह की और एक और बड़ा प्रमुख चेहरा जैसे कह रहे हैं कि वीआईपी चुनाव कौन कौन सी सीटों पर होंगे, झोटवाड़ा तो तय कर लीजिए, लिख लीजिए, एक सीट हो गई है, राज्यवर्धन राठौर भी, और जयपुर की बेटी विद्याधर नगर से लवली वधवा हमारे संवाददाता उनके साथ में मौजूद हैं और लवली दिया कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्याधर नगर सीट से पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी आपके साथ मौजूद है। पहली प्रतिक्रिया, रिएक्शन और क्या कहना है? एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उनके कंधों पर दिया। फर्स्ट कमेंट लेते हैं मैम, फर्स्ट कमेंट आपका जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज पार्टी के इस फैसले को लेकर के आप? देखिए, मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगी, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और मुझे ये जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे प्रत्याशी बनाया है विद्याधर नगर से, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और फिर विद्याधर नगर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी और उनके लिए काम करने का मुझे अवसर मिला है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उनकी सारे जितने भी काम हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उन सभी को पूरा करूं। सवाई माधोपुर से राजसमंद, अब ये रास्ता जयपुर की तरफ वापस लौटा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता जो थी जयपुर की बार बार इंतजार कर रही थी, आपको बुलाने की कोशिश लगातार जारी थी। जी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बिल्कुल मैं हमारे संगठन का, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस बार जयपुर से एक अवसर दिया है। इससे पहले मुझे अवसर मिला था सवाई माधोपुर से, जो कि भरतपुर संभाग में है, उसके बाद राजसमंद जिसमें 3 संभाग लगते हैं, और अब जयपुर। लेकिन बहुत अच्छा है, ये अनुभव मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। चैलेंजेस काफी आए आपके सामने, पहले आपको एमपी इलेक्शन लड़ाया गया, फिर उसके बाद में फिर अब बीजेपी ने लिस्ट जारी करके बाजी मारी और एमपीज को इलेक्शन के मोड में मैदान में उतारा। इस फैसले को किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, जो भी पार्टी फैसला लेती है सोच समझ के लेती है और जो भी उन्होंने फैसला लिया है, देखिएगा आप, ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा, बहुत जल्दी आपको दिखेगा। और आगे भी जो लिस्टें निकलेंगी वो भी हम लोग, अच्छे लोगों को टिकटें देगी पार्टी, जैसे पहले भी दिए हैं। अच्छे लोगों का चुनाव होगा, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगी और वैसे ही जनता भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखती है। मोदी जी पे जितना विश्वास है जनता को, मुझे लगता है इससे पहले किसी प्रधानमंत्री पे नहीं था। मुद्दे क्या रहने वाले मैम, इश्यूज क्या रहने वाले? आप महिला अत्याचार को लेकर पूरे राजस्थान का भ्रमण भी कर चुकी हैं, आप लगातार राजस्थान भ्रमण पर रही हैं, आप और क्या मुद्दे रहने वाले इस इलेक्शन में? आप जब जाएंगी तो क्या मुद्दे रखेंगी जनता के सामने? पूरी तरह से फेलियर जो सरकार रही है, कांग्रेस सरकार, चाहे महिला अत्याचार
अत्याचार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे झूठे वादे करने की बात हो, चाहे जिस तरह से विकास का कोई काम नहीं किया, चाहे इनके जितने भी विधायक, इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो वाली बात हो, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कोई भी अगर मुद्दा उठा के देख लीजिए, ये फेलियर ही साबित होंगे। और इनके सारे जो एमएलएस थे वो सिर्फ और सिर्फ एक अपना खुद के फायदे के लिए वहां पर अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे कुमारी थे। राजस्थान महिला बीजेपी का अब एक प्रमुख चेहरा मानकर चले कि बनी हुई है, परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, और वो सब चीजें दिखने वाली है आपको। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार बनना तय होगी। मैडम, ये माना जाए कि जो राजस्थान का जो महिलाओं का वर्ग है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का, उसमें एक बड़े चेहरे के रूप में आपको मान लिया जाए कि आप एक महिला वर्ग का एक बड़े चेहरे के रूप में आज पार्टी ने आपको मैदान में उतारा है? देखिए, बड़ा चेहरा या छोटा चेहरे वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है कि पार्टी ने अवसर दिया है चुनाव में, और मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगी कि मैं बहुत मेहनत करूंगी। ये नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ गई, वो नहीं होने वाला, और ना पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। 5 साल से हमारी तैयारी रहती है। हम लोग सिर्फ चुनाव के समय तैयार नहीं होते, हमारा कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। कोविड में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की थी, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला था। तो आप देखिएगा, अभी भी चुनाव के परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। विद्याधर नगर की जो सीट है उसका इलेक्शन कितना चैलेंजफुल लग रहा है आपको, कितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है? देखिए, हर इलेक्शन अपने आप में एक अलग होता है, और जो यहाँ पर जो भी परिस्थितियां होंगी, चैलेंजेस होंगे, उसको स्वीकार किया है मैंने। और ये चुनाव सिर्फ मैं नहीं लड़ रही, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ता लड़ेंगे इस चुनाव को, और जीत भी उन्हीं को समर्पित होगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जी के दामाद को यहाँ से दावेदार बनाया जाता था, 3 बार वो चुनाव के मैदान में रहे, क्या कोई बातचीत हुई क्या? क्योंकि उनका टिकट काटा है, उनकी जगह आपको मौका दिया है, जनता भी वहां बार बार सर्वे भी यही आ रहा था कि वहां से टिकट को बदला जाए, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस चेहरा पर? देखिए, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बहुत सम्मानीय हैं, और बिल्कुल मैं उनसे, मेरी बात भी हुई उनसे, और मैं चाहूंगी कि वो उनका आशीर्वाद रहे, उनका समर्थन रहे, और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ें। सवाल सब लोग आपसे कर रहे हैं, एक बार मैं भी आपसे करना चाहूंगा। बार बार ये बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री पद के बहुत दावेदार हैं, उनमें प्रमुख नाम के तौर पर चर्चा होती है, हालांकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कमल का फूल ही सब कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहूंगी कि कमल का फूल ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, और ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, समय पर करेगा। महिलाएं आपको देख रही, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर चुनाव लड़ने आएंगे? राजसमंद की जनता जो है, आज बताया जा रहा है राजसमंद में रुआसी राजसमंद के लोग विदाई नहीं देना चाह रहे अभी भी आपको। देखिए, राजसमंद की जनता हमेशा मेरा परिवार ही रहेगा, और मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी। अगर यहाँ पर कोई है तो सुन ले, चाहे वो सवाई माधोपुर, हाँ सवाई माधोपुर हो, राजसमंद हो, और अब जयपुर, मेरे लिए सभी मेरा परिवार है। मुझे अवसर मिला आप लोगों का काम करने के लिए, मुझे भी रोना आ जाएगा, मत बोलो। गोविंद देव जी के बाद श्रीनाथ जी का आशीर्वाद मिला है आज आपको, और आज एक बार फिर से विधायकी की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद, एकलिंग जी का आशीर्वाद, गोविंद देव जी का आशीर्वाद, मीराबाई का आशीर्वाद, महाराणा प्रताप के क्षेत्र से मुझे अवसर मिला था, और उससे पहले हमारे रणथंभौर से मुझे अवसर मिला था, जनता का भी आशीर्वाद चाहिए होगा। त्रिनेत्र गणेश जी की धरती से मुझे सबसे पहले अवसर मिला एक विधायक के रूप में। तो बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि राजस्थान के इतने सारे क्षेत्रों से वहाँ की जनता की सेवा करने का। कहा जाता है मेवाड़ से रास्ता जाता है सत्ता की ओर, राजस्थान की सत्ता की ओर। मेवाड़ से आप यहाँ पर पहुंच रही हैं, जनता का आशीर्वाद कितना मिलता हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, जनता का जब तक आशीर्वाद नहीं हो ना, तब तक कोई भी सांसद या विधायक आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी नेता आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी अगर कोई स्ट्रेंथ है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, वो तभी मिलता है अगर आप जनता के काम करते हो, जनता के लिए उपलब्ध होते हो। अगर मैं जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगी, उनके काम नहीं करूंगी, उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ नहीं रहूंगी ना, तो जनता मेरे साथ नहीं रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। एक सीक्रेट सवाल मैम, कब पता लगा आपको कि आपको विद्याधर नगर से उतारा जा रहा है? सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन नहीं, मुझे अभी जब आपको पता पड़ा तभी मुझे जानकारी मिली। थैंक यू मैम, बात करने के लिए। तो आपने दिया कुमारी जी को सुना। देखिए, यहाँ पर उत्सुकता का माहौल है, और लगातार विद्याधर नगर के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, और उसके बाद में लगातार दिया कुमारी के घर पर लोगों के मिलने जुलने वालों का जमावड़ा है। कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, और विद्याधर नगर के तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कई लोग यहाँ पर जो है वो लगातार पहुंचे हुए हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से दिया कुमारी से मिलने के लिए राजसमंद।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक्सक्लूसिव बातचीत दिया कुमारी कर रही थी। बहुत एक दावा है मजबूती के साथ कि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र इस बार सत्ता में वापस से आएगी, सत्ता पर काबिज होगी। और इसी बीच कुछ खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। रविंद्र, हम उनसे परिचय करवा दें। इस वक्त हमारे साथ रंजीता कोली जुड़ रही हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही साथ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनका भी रुख करेंगे। रंजीता जी, सबसे पहले स्वागत आपका। न्यूज 18 राजस्थान पर पहली लिस्ट जारी की गई है, 41 नामों का ऐलान किया गया है और कई चौंकाने वाले फैसले भी इस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? कई सांसद यानी कि 7 सांसदों को पहली ही लिस्ट में विधायक के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। रंजीता जी। नमस्कार जी, कैसे देखती हैं आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात बीजेपी कर रही है, 7 सांसद पहली लिस्ट में नाम आए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये देखती हूँ जिस तरीके से मेरी पार्टी सिर्फ नेतृत्व को लगा और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल तक सही नहीं शुरू से ही जनता के बीच में रहता है, जो टिकट अभी फाइनल हुए, निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। जी, हमारे साथ जी बिल्कुल संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आरसी चौधरी पीसीसी महासचिव हैं। आरसी चौधरी का रुख करते हुए उनसे सवाल करता हूं। आरसी चौधरी साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि कांग्रेस का तो सितंबर अभी तक नहीं आया, पहला हफ्ता जब लिस्ट जारी होनी थी। चुनाव आयोग ने तो चुनावों की घोषणा कर दी, तारीखों का ऐलान कर दिया, और बीजेपी ने इंतजार नहीं किया कि कब नवरात्र आएंगे, हम उसका इंतजार करके चुनाव की लिस्ट जारी करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि नागपुर या श्राद्धों का वो क्या भेद करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से उस विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद के माध्यम से अगर बेहतरीन प्रत्याशी तय करने का काम कर रही है, तो इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं। सितंबर पहला हफ्ता सितंबर का कर्नाटक और हिमाचल वाला फॉर्मूला। मैं कहना चाहूंगा कि पहले सितंबर के अंदर निश्चित रूप से एक चर्चा होती है, जो भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को मीटिंग करके प्रधानमंत्री की उपस्थिति के अंदर तमाम जो ये प्रत्याशी आज जो अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, उससे पहले तमाम उस प्लेटफॉर्म पे रहे हैं जो उसके अंदर कमेटी में थे, तमाम बाहर आके बता दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि 8 दिन 9 दिन कैसे लगा इनको सितंबर में जारी करने के अंदर। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा, ये अपने अपने एक राजनीतिक दल की प्रक्रिया हो सकती है, वो कब करे या कब नहीं करे, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भय है राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हैवीवेट प्रत्याशियों को इसी विधानसभा चुनाव के अंदर परख लेना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का भय है कि जो उसके विधायक 73 राजस्थान की जनता ने चुने थे, वो राजस्थान की जनता के भरोसे पे ठीक नहीं उतर पाए, इसलिए वो 73 से घट के आज कितने हैं ये आप बता दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर जो उनके प्रत्याशी लोकल स्थानीय रहे, वो नंबर 3 और नंबर 4 पे राजस्थान की जनता ने उपचुनाव के माध्यम से धकेल दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी चुनावी रणनीति हो सकती है, उनका एक तरीका हो सकता है कि वो किस प्रकार से उतारे, किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी जो भाजपा के खिलाफ में है उसको वो काम करे। लेकिन हमें उनके प्रत्याशी के चयन पे होना या ना होना, इसके बेहतरी होगा कि भाजपा के लोगों से पूछे। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था। आरसी चौधरी जी, ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जब कल गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम नहले पे दहला देंगे, बीजेपी की सूची का इंतजार है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हैं, चाहे प्रभारी रंधावा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब और राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके सामने जो 52,056 जो बूथ हैं, हमारे जो 2200 मंडल हैं, 400 ब्लॉक हैं, और जिले की जो कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी, कांग्रेस का कार्यकर्ता यह संकल्पित होकर गया है कि वो पार्टी का चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, वो उस अपने बूथ के ऊपर किस प्रकार से विजय का संकल्प लेके जो गया है। तो इसलिए नहले पे दहला तो नतीजे होंगे, और वो नतीजे देने के लिए कांग्रेस लगातार उस पर काम कर रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है वो एक्टिवली लगातार काम कर रहा है, और जनता के बीच में, जनता की अदालत में लगातार सेवक के माध्यम से 5 साल से हर पल के लिए जुड़ा रहा है।
जी रंजीता कोहली जी, ये बताएं कि आरसी चौधरी का ये कहना कि बीजेपी को हार का डर है, अपने सांसदों को उतार दिया, ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा फॉर्मूला है? इसको मध्य प्रदेश का फॉर्मूला माना जाए या गुजरात का फॉर्मूला माना जाए, जिसमें सारे घर के बदल दिए गए थे? 41 में से 29 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं बीजेपी ने, या कहें कि चेहरे बदल दिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इनका खुद का ढोसा हो रहा है, इनका खुद का, इसलिए हमेशा इनका शुरू से रहा है हमारी पार्टी पर प्रत्याशी हो रही है। आज जब टिकटों का वितरण हुआ है तो जनता एक, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जनता में कितना उत्सव हो रहा है, क्योंकि इनको डर, आप देखिए इनका डर किस तरीके से बोले जा रहा है, क्योंकि आज इनके राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं कि राजस्थान से और कांग्रेस सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार जा रही है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चा युवा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, उसको क्या कभी ये जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? आज जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ है तो जनता में एक उत्सव का माहौल आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता की इज्जत करती है बूथ लेवल तक, क्योंकि कार्यकर्ता को ही हमारी पार्टी में एक टिकट के रूप में भी उन्हीं को दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, क्योंकि इनका ये डर बोल रहा है कि मैडम रंजीता जी, तो ये बताएं कि तीन लोगों ने जो हाल फिलहाल में पार्टी को ज्वाइन किया उनको टिकट मिल गया, एक जो बीजेपी में घर वापसी हुई मेहरिया साहब की, उनको टिकट दे दिया। मैडम सुन तो लीजिए ना एक मिनट, और मैं और बता दूं, 9 नाम ऐसे, इन 41 में 9 नाम ऐसे जो बीजेपी के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। बता दूं आप नाम, बबलू चौधरी झुंझुनू, विक्रम सिंह नवलगढ़, जयदीप बिहाड़ी गंगानगर, देवी सिंह बांसु, सुभाष महरिया, लक्ष्मण उदयलाल बड़ाना मांडल, लाडूलाल पितलिया सहाड़ा, संतोष बेगवाल सुजानगढ़, हंसराज गुर्जर पटेल कोटपुतली। जल्दी से एक टिप्पणी आपकी, ये आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को सम्मान हो रहा है? बोले रंजीता जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस बौखला गई है और इनका ये डर बोल रहा है, क्योंकि आज हमारे वितरण हुए हैं, आज जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे टिकट के वितरण पे ही आज जो माहौल बन रहा है, आज देखिए उत्सव का माहौल बन रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग जीत करके आ रहे हैं। अगर इनका डर नहीं होता। रंजीता जी, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष महरिया लक्ष्मणगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। सुभाष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आप पर पार्टी ने जिम्मेदारी और एक भरोसा जताया है, क्या कहेंगे एक प्रत्याशी के तौर पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से जो आवाज गई, उसका सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर लक्ष्मणगढ़ की जनता खरी उतरेगी। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जनता के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये बताया कि जब आपको जब टिकट मिलने के बाद ही इतनी मालाओं से लाद दिया है, अगर आप जीत गए चुनाव में तो फिर क्या हाल होगा आपका? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नहले पे दहले की बात कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कल कि पार्टी ने बड़े आला कमान ने मीटिंग भी कर ली और टिकट अनाउंस नहीं कर रही हैं, हम करेंगे नहले पे दहला लगाएंगे, उनको पहला दहला तो आज लगा दिया गया। लेकिन मैं इसी पर आ रहा हूं सुभाष जी, आपका मुकाबला गोविंद सिंह डोटासरा से होना है। मेरा नहीं, लक्ष्मणगढ़ की जनता जनार्दन का और लक्ष्मणगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुकाबला होना है। और ये मुकाबला राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी की अगुवाई में जो होने जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राठौड़ साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो प्रदेश का नेतृत्व है उनकी ओर से होने जा रहा है। देश का नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है, जनता हमारे साथ खड़ी है।
एक ऐसा जवाब देंगे कि उस जवाब की कल्पना राजस्थान में आज तक किसी ने नहीं की। एक ऐसा जवाब जनता देगी। आप हाल फिलहाल में बीजेपी में फिर से वापस आए, आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आप पूर्व में सांसद रह चुके हैं, 7 सांसदों को वैसे ही यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप कहीं इस उम्मीद से तो पार्टी में नहीं आए थे कि आप 2024 सांसदी का चुनाव लड़े, लेकिन विधायक की यहां पर जिम्मेदारी आपको लड़ने की चुनाव की दी गई है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 96 से मैं काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनेकों चुनाव भी मैंने लड़े हैं। ये सीकर लोकसभा क्षेत्र या सीकर जिले की जनता की मेहरबानी से सब हुआ है, कार्यकर्ताओं की मेहरबानी से हुआ है। एक भी सीट नहीं मिली थी बीजेपी को 2018 में। पार्टी में मैं काम कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं भाई, और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं बखूबी विश्वास के साथ करूंगा। अच्छा, इस सीट पर आखिरी सवाल हमारा, इस सीट पर चुनौती कितनी बड़ी मान रहे हैं आप, जिस सीट को लेकर के सामने अगर विरोधी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आपके सामने हो और साथ ही साथ पिछले चुनाव के आंकड़े पार्टी के खिलाफ हो पूरे जिले में? मेरा तो जो रिकॉर्ड रहा है ना जी, वो अध्यक्षों के साथ लड़ने का बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है मेरा। आप चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी के सिंबलपुर मैंने अध्यक्षों के सामने काफी चुनाव लड़े हैं, इतना ही कहना चाहता हूं। चुनाव लड़के, लेकिन इस बार जीतने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये बताएं कि सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं चुनाव? सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कई हजारों कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। आप भरोसा रखें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मणगढ़ में जो परचम फहराएगा वो अपने आप में अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा। मुद्दा स्थानीय होगा कि राजस्थान के समस्त मुद्दे उठाएंगे लक्ष्मणगढ़ पर जब आएंगे प्रचार के लिए? जी, इस 5 साल की भ्रष्टाचारी सरकार और आखंड में डूबी हुई सरकार, बलात्कारी सरकार को जवाब देने के लिए हम सब लोग तैयार बैठे हैं। पेपर लीक के घोटाले और रीट में चीट के घोटाले के लिए यहाँ का नौजवान भाई बहन जिस तरह से कमर कसे हुए, राजस्थान का नाम जो है वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के विधायक ने, शिक्षा मंत्री बिल्कुल, और केंद्र सरकार ने जो काम किया है राजस्थान के लिए वो भी तो बताएंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा फिलहाल सुभाष महरिया जी हमारे साथ जुड़े, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आशुतोष जी भी मौजूद हैं, और संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए और सवाल सीधा सीधा कि उम्मीद की जा रही थी कि आखिरकार कौन सबसे पहले टिकटों का ऐलान करेगा, पहली लिस्ट किसके खेमे से आएगी, लेकिन आशुतोष जी आप इसे क्या मान रहे हैं? क्या बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी करके 41 नामों का ऐलान करके एक मानसिक तौर पर बढ़त बनाने की कोशिश की? कैसे देख पा रहे हैं इसे? बिल्कुल हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक मेंटल वॉर में बढ़त हासिल की है, और जो पार्टी पहली लिस्ट जारी करती है या चुनाव की तैयारियों को लेकर के किसी भी तरह की कमेटियों की घोषणा या अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो उसका मनोवैज्ञानिक फायदा उसके कार्यकर्ताओं को मिलता है। तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने कांग्रेस के ऊपर इस चुनाव प्रक्रिया में एक पहली मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है। कांग्रेस के रणनीतिकार जो लगातार दावा कर रहे थे कि हम 2 महीने 3 महीने पहले लिस्ट जारी कर देंगे, खासतौर पर ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट से आना निश्चित तौर पर कांग्रेस के रणनीतिकार और कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने वाली सिद्ध होगी। हेमंत जी, संजय शर्मा सर का भी मैं रुख करूंगा इसी बीच में, क्योंकि संजय शर्मा से भी पहली टिप्पणी लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। चुनाव विश्लेषक हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और संजय शर्मा सर, ये जानने की कोशिश आपसे यही है, जैसा आशुतोष जी ने भी कहा कि पहली मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है बीजेपी ने, क्या वाकई ऐसा है? पहले सर हमें जरा समझाइए, इन 41 सीटों में जो आपने अभी तक देखा, 2018 में बीजेपी ने कौन सी सीट जीती थी, कौन सी सीट हारी थी, इस वक्त क्या समीकरण यहां पर बनते हैं? जी हो सकता है, मैं बिल्कुल पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन इसमें से सिर्फ एक सीट विद्याधर नगर की जो सीट है वो मात्र बीजेपी के पास थी, बाकी वो सारी सीटें जो बीजेपी ने लूज कर दी थी। तो ये बीजेपी ने एक तरह से अच्छा किया है कि जिन सीट्स को पहले लूज किया उनको पहले मजबूत करने की कोशिश की है, रणनीति के तौर पे ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत चर्चा की हैं।
हमें ये बात को बड़ी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा कि जो जब एमपीज एमएलए के लिए चुनाव लड़ते हैं तो होता क्या है। एमपीज राजस्थान में 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका कोई खास जगह कई बार नहीं होती जब तक कि उनका कोई जातीय समीकरण ना हो। तो कई बार एमएलएज और एमपीज के बीच अपनी पार्टी के अंदर ही तनाव बना रहता है। फिर आप देखिए कि इसमें जो मुख्य 3-4 लोग वसुंधरा राजे जी के थे, उन लोगों के टिकट कटे हैं। ये नरपत सिंह रजवी जो तो खैर भैरों सिंह शेखावत जी को पूर्व राष्ट्रपति और कई बार पहले राजस्थान के जो विपक्ष कांग्रेस गैर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने। और सीट में चुनाव लड़ाया जाए, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिए। नहीं, बिल्कुल मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है वो या उनका पुत्र जो काफी एक्टिव है, उनका ग्रैंडसन भैरव सिंह जी का, हो सकता है उनको कहीं मौका दिया जाए। लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो एक इतनी बड़ी बीजेपी की इतनी बड़ी हस्ती है, उसके परिवार का पटाक्षेप हो जाएगा। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भैरव सिंह जी इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो एक सीट से कभी चुनाव नहीं लड़ते थे। और दिया कुमारी जी भी, जो एक पैटर्न ऐसा बनता जा रहा है कि वो भी इस तरह से दिख रहा है कि वो एक ही जगह से चुनाव नहीं लड़ी। क्योंकि जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम नर्चर करते हैं तो कई लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है। जैसे नरपत सिंह जी शायद 5-6 बार रहे हैं और राजपाल सिंह शेखावत 4-5 बार रहे हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर कर लेते हैं तो समस्या आती है जब एमपी कोई लड़ने जाएगा और कोई बाहर से आके, तो अंदर उनके पास इतने लोग होते हैं कि अगर उनको नहीं सही तरह से मनाया गया तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। संजय जी, आप देखिए कि वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं। जयदीप बियानी हमारे साथ हैं, गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। जयदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जयदीप जी, श्री गंगानगर की सीट पर चुनौती कड़ी है, क्योंकि पिछली बार निर्दलीय को यहां से समर्थन मिला, जनता का साथ मिला। कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस बार कोई चुनौती खड़ी नहीं रहेगी। जनता का पूरा साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और गंगानगर में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। लेकिन गंगानगर की सीट पर क्या चुनावी मुद्दे हावी होंगे और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? जनता आपको क्यों वोट दे, क्या सोच करके अब जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, गंगानगर में कई समस्याओं ने अपना घर कर रखा है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ की अराजकता है। एकदम कानून व्यवस्था यहाँ पर लचर हो चुकी है। नशे का कारोबार गंगानगर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जाती जा रही है और इससे महिलाएं भी सड़क पे निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। क्यों? लूटपाट और चैन स्नैचिंग की घटनाएं गंगानगर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो सबसे पहला जो काम रहेगा वो कि जनता इस माहौल में अपने आप को मुक्त समझे और स्वच्छंद रूप से खुले वातावरण में सांस ले सके, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जयदीप जी, कहते हैं कि अति आत्मविश्वास भी कई बार आत्मघाती होता है। वो इसलिए क्योंकि आज जब टिकट का ऐलान हुआ तो आपके अति उत्साही कार्यकर्ताओं की तरफ से होली भी मना ली गई, दिवाली भी मना ली गई। ऐसा लगा ही नहीं कि टिकट मिला, ऐसा लगा कि चुनाव जीत गए। देखिए, गंगानगर का माहौल आज की तारीख में ऐसा ही है। आ रहे निमिषा जी, आ रहे हैं आपके पास। गिनती करेंगे तो गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी की गिनती 60,000 वोटों से शुरू होगी। 60,000 वोटों के बाद कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, ये बात सोच देखने वाली है। अब अंदाजा इस बात का लगाना है कि वोट कितने मिलेंगे। मिनिमम 60,000 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप तो रिकॉर्ड की बात करा रहे हैं, क्योंकि टॉप 5 रिकॉर्ड जीतों की बात करें तो 60,000 से ज्यादा ही वोट हासिल फासले से जीत तय की है। तो यानी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं आज हमारे साथ। और हम ये भी भरोसा आपसे चाहते हैं कि जब मतगणना होगी तब भी हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपको मैं निश्चित तौर पर यह वादा करता हूं कि बीकानेर की 24 जो संभागीय सीटें हैं उन सब में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से वोट गंगानगर में कमल को मिलेंगे। बिल्कुल जयदीप जी, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त डॉक्टर निमिषा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आरसी चौधरी आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। जब जयदीप जी बोल रहे थे उससे पहले आशुतोष जी ने एक बात की कि मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी करके एक बढ़त बनाई है। आप इसे कैसे देख रहे हैं?
हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेता के स्वाभिमान या अहंकार को तोड़ने के लिए जो उनके पहले जो प्रत्याशी रहे हैं उनके टिकट काट के और दूसरों को दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है। भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं जो किसी एक नेता विशेष में आस्था रखते हैं ताकि वो अपना स्थान छोड़ के और टिकट के लिए किसी दूसरे में चले जाएं। आंतरिक कलह से जूझती हुई भारतीय जनता पार्टी 12 चेहरों को लेकर अलग अलग दिशाओं में दौड़ती भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत पहले टिकट जारी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर, मैं कहना चाहूंगा जब MP आ रहे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने के लिए आएंगे? हम पूछना चाहते हैं। निमिषा जी इसका जवाब निमिषा जी के पास जवाब लेने जाएंगे, लेकिन ये बताइए चौधरी साहब, क्या ये आंतरिक कलह माने कि कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई, किसी भी राज्य में नहीं आई? निश्चित रूप मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आंतरिक कलह नहीं है। नहीं तो फिर लिस्ट क्यों नहीं आई? कैसी निमिषा जी से आप प्रतिक्रिया ले सकते हैं। निमिषा जी से उन्होंने सीट छोड़ने के लिए तैयार है। चौधरी साहब वापस आ जाएंगे आपके पास में। अपने ही नेताओं का कद छोटा या बड़ा करने की प्रयास कर रही है। डॉक्टर निमिषा, कहना चाहूंगा जवाब दीजिए जो आरसी चौधरी के आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, भाजपा को खड़ा करने वाले। ठीक है चौधरी जी 1 मिनट सुन लेते हैं जी। देखिए रविंद्र जी, वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को जिसने अपने आवास के बाहर घंटों इंतजार करवाया और दबाव देने के लिए 90 विधायकों का इस्तीफा दिलवाया, कांग्रेस के मुखिया ने वो बात कर रहे हैं अंदरूनी एकता की। 90 विधायकों का प्रेशर झेलने वाली राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का अंत समय प्रारंभ हो चुका है। और आज राजस्थान के हमारे विधायक 41 विधायकों की जो लिस्ट जारी हुई है, मैं यही कहूंगी कि राजस्थान के सुशासन के विजय रथ के सारथी हैं ये। आप देखिए, उल्लास देखिए, आप ही के चैनल पे बता रहे हैं, आप होली मन रही है, दिवाली मन रही है, क्योंकि अब एक सुशासन का आगाज हुआ है। राजस्थान वासियों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास, राजस्थान वासियों को मिलेगा स्वच्छ जल, संपूर्ण बिजली और बिजली कनेक्शन के साथ में स्वास्थ्य मिलेगा और हर तरह से नारी को सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि अब इनका अंतकाल प्रारंभ हो गया है। सुनिश्चित तौर पर सभी योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही का ही प्रोजेक्ट है ये, अगर मगर नहीं, ये अगर मगर करने वाली कांग्रेस की सरकार है। लेकिन वो कह रहे हैं 29 चेहरे बदल दिए आपने, पॉलिटिक्स के माध्यम से डाइवर्जन पॉलिटिक्स के माध्यम से राजनीति को एक चर्चा का विषय बनाए, जो अपने मुख्यमंत्री को SOG का नोटिस देकर के सस्पेंड कर सकते हैं। और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में कुर्सी की जंग में यदि कोई परेशान हुआ है तो राजस्थान का आम आवाम नाराज हुआ है, आम आवाज परेशान हुआ है। ठीक है निमिषा जी, निमिषा जी ठीक है। आरसी चौधरी जी क्या मिला? चौधरी जवाब मिल गया आपको जो आपने सवाल पूछा। आरसी चौधरी जी अब जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को घर के अंदर बिजली के साथ में पानी, नल और नल में जल करने वाले आज 2024 के बाद की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जुमले होते हैं। जब चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हर घर में नल लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए थे, वो कहाँ है पैसा आपका? सारा आपका सोने में कन्वर्ट हो गया। नहीं, आपने विषय बोला है रविंद्र जी। आज इसके डिबेट भी हमने लंबे वक्त के लिए 1 घंटे की डिबेट रखी है, सुन लेते हैं। निमिषा जी प्लीज ऐसे ओवरलैप मत, ताकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के व्यवधान डाला जाए का हिसाब पूछ लीजिए। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी जी ने अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं, वो दागी और बागियों के भरोसे पे अदालत जंग में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक जनता की अदालत से मैदान रही। और ये क्या जो जनाक्रोश यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा थी, उसके अंदर मंचों के लिए और व्यक्तियों के लिए लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आपने बोला, क्या शब्द बोला आपने? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये इनका महिला सम्मान है, कहीं पे भी ये महिला सम्मान है। नारी सुरक्षा के नाम पर ही प्रदेश मर्दों का प्रदेश विधानसभा में कहते हैं और अभी इन्होंने शब्द कहा है वो आपत्ति है, वो महिला पर घोर आपत्तिपूर्ण शब्द इन्होंने कहे हैं। देखिए, कांग्रेस का हर व्यक्ति हाशिए पर है आज। अब जाए तो जाए कैसे?
आधारहीन आरोपों के आधार पे विजन को लेकर के 2023 की विफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार एक फेलियर सरकार है जो ना बिजली दे सकी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से अपने खजाने भरे हैं, आपने सोना मिलता है और करोड़ों रुपया कैश मिलता है आपके योजना भवन में। बताइए किसका पैसा है वो? आज राजस्थान की जनता पूछेगी आपसे हिसाब, और वो हिसाब आप दे नहीं पाएंगे दिसंबर के अंदर। जब जनता जवाब देगी तो एक छोटी सी कार में निकल जाना आप, क्योंकि कांग्रेस मुक्त राजस्थान होने जा रहा है। आसिफ चौधरी साहब, जब आप कहते हैं कि हमारी योजनाएं हैं, हमारी योजनाएं देश भर में चर्चा का विषय है, जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने काम किया है, आम आदमी के लिए काम किया है, महिलाओं, किसानों, हर वर्ग के लिए काम किया है, तो फिर लिस्ट आने में देरी क्यों है? क्या कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाए? लिस्ट तो है ही नहीं, योजनाएं नहीं है, लिस्ट नहीं है, 2030 का विजन है जो कि झूठा विजन है। आप अगर बोलने के लिए अगर किसी का अगर तय नहीं कर पाएंगे, और बीजेपी को अगर यही ट्रेंड रखना है, क्योंकि एक चैनल की बात नहीं, हर चैनल पे देखना। चौधरी साहब, बाकी चैनल की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। चौधरी साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाह रहा हूं। चौधरी साहब सुनिए ना, सुनिए चौधरी साहब, एक मिनट, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं चौधरी साहब, तो फिर क्यों चौधरी साहब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ हम कहना चाहते हैं, बाकी चैनल की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन आपको बराबर का वक्त दिया जाएगा। बोलिए आप। बिल्कुल जवाब दिए चौधरी साहब। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की अगर योजनाओं के भरोसे पे नहीं होती तो उपचुनाव के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जनता की अदालत होती। उस जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी को पुनः आशीर्वाद मिला, और भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 की ये नतीजे बोल रहे हैं, आंकड़े हैं, तथ्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अभी बोला, जिन योजनाओं की जो बात कर रहे हैं, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, ये कब के थे आप बता दीजिए, क्योंकि आपके दर्शक आपकी न्यूज 18 राजस्थान पे भरोसा करते हैं। इसलिए ये कोई मंच भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसपे निराधार, तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगा के और निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी राजनीतिक दल कभी पहले कर देता है, कभी बाद में कर देता है, कभी बाद में कर देता है। ये सूची अपनी अपनी एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि वो कभी श्राद्धों की बात करती है, कभी दूसरे पक्षों की बात करती है, कभी अलग बातें करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो लोग हैं जो पूरे देश को ड्राइव करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो है हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों पे भारी हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार भी लगी, करौली में पत्थर ट्रक भर के पत्थर लाए गए और पत्थरों से वार किया गया कांग्रेस की करौली की जनता पर। उसके मुखिया को मुख्यमंत्री आवास में भोजन नहीं करवाया आपने। देखिए, आपने प्रश्न मुझसे पूछा, भय है, भारतीय जनता पार्टी को भय है, और ये भय कैसे दूर हो पाएगा? क्योंकि जब जनता की अदालत में जाएंगे तो राजस्थान की जनता पूछेगी 750 किसानों के हत्यारा कौन है। ये पूछेंगे 750 किसानों का हत्यारा कौन है। ये पूछेंगे कि जो बेटियां न्याय मांग रही थी दुष्कर्म के खिलाफ में, दिल्ली की पुलिस उन्हें कुचल रही थी। करते हुए आपको जानना समझना चाहूंगा, 41 उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से लिस्ट आई है। थोड़ा उसको मैंने संजय जी के साथ भी समझने की कोशिश अपने दर्शकों के लिए की, आपसे भी समझना चाहेंगे। 29 के चेहरे बदले गए हैं, उसमें से 6-7 ऐसे चेहरे हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 7 सांसद हैं। अभी तो 41 की लिस्ट आई है, अभी 159 के करीब लिस्ट आनी बाकी है। 24 कुल मिलाकर बीजेपी के सांसद हैं। क्या अब हम और उसमें सांसद देखेंगे, पूर्व सांसद देखेंगे? किस तरह की आगे आने वाली आप तस्वीर देखते हैं? और कांग्रेस की रणनीति में बीजेपी की तरफ से राजस्थान में भी सांसद खड़े करने के बाद क्या बदलाव आप होता हुआ देखते हैं, या फिर जैसे कांग्रेस ने सोचा है उसी हिसाब से चलेगी कांग्रेस? आशुतोष जी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मॉडल पर बहुत सारे सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। 41 लोगों में से 7 लोग आज हमको भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में सांसदों के नाम मिले हैं। अभी 159 नाम और बाकी हैं, और निश्चित तौर पर कई चर्चित नाम बाकी हैं जिनकी हम सबको चर्चाएं हम लोगों ने पिछले दिनों में की हैं। तो अभी बहुत सारे सांसद हैं जो जिनको भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतारेगी। मैंने आपको बात शुरू करने से पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके इस राजस्थान का चुनाव लड़ना चाहती है, और उनके जो सांसदों की छवि है कम से कम वो विवादास्पद नहीं है, जो राजस्थान में विधायक के चुनाव के लिए लड़ करके उनके लिए सीट जीत करके ला सकते हैं और कुल मिलाकर के उनकी सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर
सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर राजस्थान का रण जीतना है, या कुल मिलाकर ये कहें कि जो 5 राज्यों के चुनाव इस अगले महीने होने वाले हैं, अगर यहां चुनाव 5 में से अगर 3 राज्यों में चुनाव जीत लिए तो 2024 का चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारणों से वो इन 3 राज्यों में अगर हार गए तो 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ होने वाला है। इसलिए उनके रणनीतिकार सांसदों को भी चुनाव लड़ाएंगे, और कुछ ऐसे चेहरे, मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे चेहरे भी हमको अलटते पुलटते हुए नजर आएंगे जिनकी हमको उम्मीद नहीं है। आज आचार संहिता की घोषणा हुई है, चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हुई है, पहली लिस्ट आई है, लेकिन बहुत उठापटक बाकी है। आशुतोष जी, मैं आपको और साथ ही साथ निमिषा जी और चौधरी साहब और संजय जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा विराम दूं, क्योंकि एक ब्रेक का यहां पर हम लेंगे, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार पहले हम बीजेपी से, पहले संजय जी से सवाल लेंगे और बीजेपी से जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, एक एक करके उनसे बात होगी, और चौधरी साहब उस दौरान बीच में कुछ नहीं टोका टाकी करेंगे, और फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी पूछा जाएगा कि उनके क्या मुद्दे यहां पर चुनाव में इस बार रहने वाले हैं। उस बीच हमें पूरी उम्मीद है कि निमिषा जी संयमित तरीके से कांग्रेस के भी मुद्दे जानेंगे। बिल्कुल रविंद्र, और ये जो विश्लेषण है अब वो लगातार हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और महासंग्राम 2023 की सबसे बड़ी डिबेट में खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर निमिषा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, पीसीसी के महासचिव, और साथ ही संजय शर्मा हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हुए, और अब मैं आ रहा हूं सीधा संजय शर्मा जी आपके पास में, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में 7 सांसदों के नाम हैं। आपको लगता है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि ये स्ट्रेटेजी क्या काम करेगी बीजेपी की? बीजेपी को सांसदों को धरातल पर विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाना फायदे का सौदा साबित होगा? एक बात और जोड़ देता हूं, उसमें 2024 में बीजेपी को क्या फायदा है, नुकसान होगा इससे? जी, ये बहुत सही प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए दोनों तरह से ही जो सांसद हैं उनको विधानसभा में उतारना होती है। जब कोई दूसरी जगह पे पहुंचते हैं तो जो लोकल लीडरशिप है वहां विरोध झेलना पड़ता है, और हम अनुशासन की बात पार्टी में खूब कर सकते हैं, लेकिन होता ही है कि लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 7 लोगों को उतारने से एक फायदा संभव ये भी है कि इनके खिलाफ जो पॉसिबल एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में हो सकती है उसका फायदा उठाया जा सकता है, कि कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। अगर ये लोग जीत गए तो बदल जाएंगे, अगर नहीं जीते तो फिर इनको ये रिव्यू में चले जाएंगे कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में से ही कहीं से निकल के नहीं आए। तो एक तरह से मेरी समझ में ये काफी कुछ छटनी करने का एक अच्छा तरीका है। ये और पहले भी लोग करते रहे, लेकिन ये गारंटी नहीं है। लेकिन आप मैं बताऊं, इसकी गारंटी नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा जैसे कद्दावर जातीय जिनका जनमत है, वो लोकसभा में रहने के बाद विधानसभा हार गए और फिर वो राज्यसभा में गए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका चेहरा, क्योंकि विधानसभा लोकसभा का बिल्कुल चरित्र अलग होता है चुनाव लड़ने का। तो आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आरसी चौधरी साहब पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद निमिषा जी के पास जाऊंगा। 1-1 मिनट का वक्त आपके पास होगा, क्योंकि हमको जल्दी से खत्म करना होगा। 1 मिनट में ये बताएं कि कांग्रेस इस बार, कांग्रेस को जनता वोट क्यों दे, क्या कांग्रेस के मुद्दे रहेंगे? पहले आरसी चौधरी साहब। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ने जो 2018 के अंदर घोषणा पत्र बनाया था, उसे 27 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी दस्तावेज बना के जनता की अदालत में प्रति वर्ष उसका लेखा जोखा रखा, और हमारे घोषणा पत्र के 98% वादे हमने धरातल पे उतारे और पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के घोषणा पत्र को ले आए और 2014 के घोषणा पत्र को ले आए और जनता की अदालत में चर्चा करे। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इन बातों का जवाब देना होगा कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अक्सर रेवड़ियां बताती रही है। हमने जो योजनाएं लेके आए, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल योजना हो, चाहे निःशुल्क बिजली हो, किसानों को 2000 यूनिट फ्री हो या पूर्ण बिजली मुफ्त हो, ये तमाम जो योजनाएं हैं, क्या उन्हें वो रेवड़ियां मानती है या लगातार उसी प्रकार चलाएगी जो प्रधानमंत्री ने कहा? लेकिन राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री के वादे पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले 2018 में भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना करने का वादा किया था। निमिषा जी, बीजेपी के चेहरे कमल को क्यों वोट दे जनता इस बार? कहते हैं कि 1 मिनट आपका, करोड़ रुपए अब 1 मिनट आपका, राजेंद्र सिंह का राज बना दो।
देखिए देवेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि रविंद्र जी की हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के साथ जवाबदेह और पारदर्शी शासन देगी राजस्थान की जनता को, जिस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए हर दिन का इंतजार कर रही थी। 55 दिन दूर है और राजस्थान के अंदर संपूर्ण बिजली मिलेगी, स्वच्छ जल मिलेगा, आवास मिलेगा, सुरक्षित माहौल मिलेगा और नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ वीरांगनाओं का प्रदेश राजस्थान। आशुतोष जी, सबकी बात सुनिए, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं कि कितना फायदा, कितना नुकसान, किसको कौन कहां, और आज से चुनाव किस दिशा में जा रहा है? शायद बहुत जल्दबाजी होगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव से एक चीज निर्धारित होनी है कि क्या काम करने के आधार पर सरकार जीत सकती है। अगर काम करना किसी सरकार के बोर्ड, और ये तो तय जनता ही करेगी कि काम सरकार ने किया कि नहीं किया, या क्या अगली सरकार को वो इस रूप में देखना चाहती हैं कि वो काम करेगी। जी हां, बहुत सारी अब अगर मगर रहेगा, लेकिन आखिरी बात, अब वोटर की बारी आ चुकी है। उम्मीदवार अपनी तरीके से बात रखेंगे, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आरसी चौधरी साहब आपका, मैं शुक्रिया निमिषा जी आपका करना चाहूंगा, संजय शर्मा जी आपका भी धन्यवाद, और आशुतोष रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त के तौर पर ही इसे देखें, लेकिन पहली लिस्ट का ऐलान कांग्रेस से पहले करके एक बढ़त तो कहीं ना कहीं बनाई है। मतदाता इसे किस रूप में लेंगे, ये देखना बाकी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।